गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा। अगर आप इसके बेसिक को समझ पाए कि कैसे हम इक्वेशंस को बनाते हैं, इक्वेशंस हैं क्या, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। आप कह सकते हो स्ट्रेट, जैसे कि आप जैसे कि ये लाइन जा रही है बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है और लाइन भी कह सकते हो इसे आप। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस दिखती कैसी हैं? ठीक है, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल दिखती कैसी है बेटा? तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल बनाऊं और इसका जर्नल इक्वेशन लिखूं, तो जर्नल इक्वेशन होती है बेटा, वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे a b c जो है आर रियल नंबर है। ठीक है, और a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, हाँ a 0 के इक्वल हो सकता है और b 0 के इक्वल हो सकता है। a और b दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैंने a को 0 ले लिया तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा? तो दिस इज आल्सो पॉसिबल है ना। अगर मैंने b को 0 ले लिया तो ax प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0, इट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीजें हैं क्या? इन चीजों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं बेटा। देखो, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं बेटा कि क्या चीजें हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना। वैसे जब नोट डाउन करने वाली चीज आएगी तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या नोट डाउन करना है आपको। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। ठीक है, और ये ओरिजिन होता है 0 0, ये 90 डिग्री का होते हैं। अब देखो, अगर मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैं कुछ पॉइंट्स आपको सबसे पुट करवा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट 1 1 2 3 4 1 और 5 4 ये सारे ड्रॉ करो बेटा इसके अंदर। तो ड्रॉ करते हैं बेटा, पहले 1 1, तो ये आ गया 1 1, फिर 2 3, ये चला गया 2 3, इसके बाद 4 1, तो ये आ गया 4 1, और 5 4, 5 ये चला गया और 4 ये चला गया। ठीक है, तो ये आ गया 5 4। अभी इसको यही रहने देते हैं, एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। x डैश सॉरी y और y x डैश और y डैश। ठीक है बेटा, यहां भी 0 0, यहां 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है बेटा, अब यहां पे हम क्या करते हैं, अब मैं इसमें जो ड्रॉ करना चाहता हूं वो 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 1 2 3 4 1 5 4 पुट करवाया था, और यहाँ पे मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 ड्रॉ करवाना था, पुट करवाना चाहता हूँ, इसमें ड्रॉ करवाना चाहता हूँ। तो देखो 1 1 होगा यहाँ पे, फिर 2 2 ये जाएगा यहाँ पे, 3 3 ये जाएगा यहाँ पे, फिर 4 4 ये जाएगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींचना चाहता हूँ, ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो देखो अब स्ट्रेट लाइन जाएगी कैसे? मैं सिर्फ यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिला सकता हूँ। देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिला पा रहा हूँ, और
अब ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी कैसे, या तो इधर जाएगी या तो ऐसे जाएगी। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन का नहीं है। समझ आया बेटा कुछ? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ये दो पॉइंट जो है मैंने इस लाइन के बोल दिए कि इस लाइन के ये दोनों पॉइंट हैं, इस लाइन के क्या है, दोनों पॉइंट हैं, तो ये लाइन या तो ऐसे इधर जाएगी या तो पीछे आएगी। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट इस लाइन का होगा? अब बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये लाइन तो इधर चलेगी, इससे तो कट कर ही नहीं रही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से इन दोनों पॉइंट को मिला रहा हूं, ये पॉइंट मिल गया। तो मुझे ये बताओ बेटा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है पूरी, क्या इस लाइन पे ये वाला पॉइंट आ सकता है? क्या ये जो कोऑर्डिनेट है, क्या इस लाइन का सॉल्यूशन हो सकता है? मतलब इस लाइन का ये वाला पॉइंट इस लाइन का पार्ट है? तो आप बोलोगे नहीं। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर दूं तो ये भी एक लाइन है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो सिर्फ इस लाइन के हैं। और आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं इस पे। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट हो गया, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, 1,1। और 1,1 कॉमन पॉइंट है और इसको क्या कह सकते हैं, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, वो हम आगे बात करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का आगे बात क्या करें, अभी कर लेते हैं कि कोई भी दो लाइनें अगर एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद अब हम इन दोनों लाइनों को मिला सकते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिला सकते हैं। तो अब इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है, और इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है। तो देखो हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी दो लाइन अगर कट करती हैं एक पॉइंट पे तो सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। इसको बाद में बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करते। यहाँ पे जो हमने देखा ये थोड़ा साफ सा नहीं दिख रहा, लेकिन मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ इसे साफ, तो देखो बेटा ये बनेगा कैसे, यहाँ पे ये 1,1 मान लो, यहाँ पे 2,2, यहाँ पे 3,3 और यहाँ 4,4। तो आप देख सकते हो ये जो सारे पॉइंट थे वो इसी लाइन के क्या हैं, इसी लाइन के पार्ट है। वो सारे पॉइंट जो हैं वो इसी लाइन के पार्ट है। तो मतलब इस लाइन के कितने सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4, क्या इस लाइन के 4 सॉल्यूशन हो गए? तो वो हम देखेंगे कि क्या लाइन के सिर्फ 4 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं इसी में। अब देखो बेटा इस लाइन को मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो आप क्या बोलोगे, और पीछे इधर बढ़ा दूं तो इस लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन बढ़ते जाएंगे। अभी 4,4 है, 5,5 6,6, यहाँ पे -1, यहाँ -1, तो ये पॉइंट हो गया, फिर -2 और -2, तो ये -2 हो गया। तो आप बोलोगे सर जहां तक लाइन जाते रहेगी वहां तक उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन बढ़ते जाएंगे। लेकिन क्या मैं ये बोलूं, ये क्या मैं पूछता हूं आप लोगों से कि यहां से लेकर यहां तक के, यहां से लेकर यहां तक के कितने सॉल्यूशन है इसके? तो क्या बता सकते हो आप? ये सिर्फ इसके क्या 2 ही सॉल्यूशन है, ये और ये, कि ये बीच के सॉल्यूशन नहीं है, ये बीच के भी सॉल्यूशन है। क्या मैं 2.1 और यहां से 2.1 नहीं ले सकता? ले सकता हूं। 2.3, 2.4, 2.414। तो आप देख सकते हो इन दोनों पॉइंटों के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये देखा कि अगर पॉइंट नॉन कॉलिनियर है, अगर पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर हैं, अगर पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर हैं तो आप उन पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। और अगर पॉइंट कॉलिनियर है, जैसे कि ये वाले सारे पॉइंट, अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो उससे स्ट्रेट लाइन बन सकती है, तो स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तो हमें समझ आ गया कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कलेक्शन ऑफ किससे होते, कौन से पॉइंट्स होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। और जो स्ट्रेट लाइन किससे नहीं बन सकती है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। हाँ, अगर मोर देन 1, मोर देन 2,
ठीक है, मोर देन 2 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से आपका क्या नहीं बन सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। यहाँ पे ऐड कर लें आप, मोर देन 2 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और हाँ कॉलिनियर पॉइंट है तो हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो कॉलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है, जो एक ही लाइन में होते हैं वो पॉइंट्स, और नॉन कॉलिनियर पॉइंट का मतलब है जो एक लाइन में नहीं होते हैं। तो बेटा आपको समझ आ गया होगा कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर के बारे में। मैं बस यही सिखाना चाह रहा था आपको, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर के बारे में। अब हम और थोड़ा सा हमने पढ़ लिया कॉमन पॉइंट और लाइनें कैसे बनती हैं और लाइनों के बीच में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे देखते हैं बेटा और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना इसे। फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, देखो बेटा पहले हम ऐसे ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये x ये y। ठीक है, अभी हम नेगेटिव साइड नहीं ले रहे, सिर्फ पॉजिटिव साइड ले रहे हैं। यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखो बेटा मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो ले रहा हूँ वो सिंपल ले रहा हूँ, कॉलिनियर वाली 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। अब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो गई है, सीधी ड्रॉ करना है बेटा में। तो ये लाइन मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ सीधा, ये स्ट्रेट वाला। ठीक है, स्केल उसके नहीं तो वैसे सीधा ही ड्रॉ कर देता ऐसे ही, तो आप ऐसे मान लो। ठीक है, और ये सारे कोऑर्डिनेट हैं इसके अंदर, 1,1, फिर 2,2, फिर 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। हम ये देख पा रहे हैं बेटा। अब मुझे ना इक्वेशन फाउंड करनी है इसकी, तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो हम x की वैल्यू, यहाँ देखो ध्यान से, ये x लाइन है और ये y लाइन है। हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। जब मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। जब मैं x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 4। और जब x की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ मैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। और 6 पे x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 6। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो सेम किसकी आ रही है, y की वैल्यू भी आ रही है। कुछ समझ आया, जो मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं सेम वही क्या आ रही है, y की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं दोनों वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्या करता है, कंटेन क्या करता है, वो कुछ वैल्यूज को कंटेन करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ x की वैल्यू 1 पुट की, तो x ने क्या कंटेन किया, 1 कंटेन कर लिया। जब x ने 1 कंटेन किया, देखो समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं वैल्यूज। ये कंटेन करते हैं क्या चीज, वैल्यूज। अब जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखा, मैंने x की वैल्यू 1। जब मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है ना। और x1 और x का वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ही क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बना रहा है। इसका एक नाम आपको पता है, x एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y को क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ये बात हमें समझ आ रही है। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा यहाँ पे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 2। तो देख सकते हो 3 पुट करूंगा 3, 4 पुट करूंगा 4, 5 पुट करूंगा 5, 6 को पुट करूंगा 6। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू x ये एक इक्वेशन है। लेकिन हम जो लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन को लिखने का वो ये है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो प्लस है
अब यहाँ प्लस बी है तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। देखो तो मुझे इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? मैं लिखूंगा पहले x, फिर इस y को उठाकर जब इधर लेके आऊंगा तो प्लस वाई उठ के लगा के क्या हो जाएगा माइनस वाई और इक्वल टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और यही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं था, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। समझ आया बेटा हमें कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स थे हमारे पास? 2। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया लीनियर इक्वेशन ये 2 वेरिएबल। लेकिन आपको इस अभी इस एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशंस बनानी है, लेकिन आपको कंडीशन गिवन होगा, जैसे कि जो जॉन है वो जॉन जो फादर है अपने डॉटर से 5 टाइम्स ग्रेटर है, या 5 टाइम्स मतलब 4 ईयर्स एगो जो था वो 5 टाइम्स है उसके। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस गिवन होंगी आपको, उससे आपको इक्वेशन बनानी है। ऐसे कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि x माइनस वाई ये 2 वेरिएबल बन कैसे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कर लेते हैं हम, ठीक है, और वो क्या है वो देखते हैं। जैसे कई बच्चे ये सोचते हैं और उनमें कंफ्यूजन होती है कि जैसे ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये माइनस 5 कर लेते इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो क्या इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है? ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि कोई भी लाइन जब चलती है ऐसे, तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी ये x एक्सिस और y एक्सिस से बन रहे हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे बेटा। तो देख सकते हो अगर मैं इसको सेटिस्फाई करूं तो कितने बन जाएंगे? देखो मैं 1,4 बना लूं, मैं 1,4 पुट करूं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तब भी क्या आ रहा है 0। मैं 4,1 पुट करूं तो 4 प्लस 1 माइनस 5, ये भी 0 आ रहा है। मैं 2,3, 3,2 कुछ भी पुट कर सकता हूं मैं। अब मैं यहाँ पे ये सिर्फ यही नहीं, मैं 10 माइनस 5 भी ले सकता हूँ, माइनस 5 प्लस 10 ले सकता हूँ। तो बहुत सारे सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। वो सोल्यूशन होंगे कौन से? जो इस लाइन में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, अब हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि अब 2 इक्वेशंस होंगी, जैसे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड केस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं है, अब कितनी इक्वेशंस है? 2 इक्वेशंस है। ठीक है, तो अब देखो जैसे बेटा इसको थोड़ा समझते हैं कि इनमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 इक्वेशंस हैं, एक समझ लो ये पॉइंट है आपके पास, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2 ये 3, एक पॉइंट है यहाँ पे 2,3, यहाँ पे एक पॉइंट है 2,3। अब आप देखो कि अगर कोई लाइन, एक लाइन ऐसे जाती है और एक लाइन ऐसे आ रही है, तो आप देख सकते हो अगर 2 लाइनें एक पॉइंट पे कट होती हैं तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा 2,3। ठीक है, मतलब इन 2 लाइनों के लिए जैसे मैंने बनाया है कि ये 2 x एक्सिस और 3 y एक्सिस है, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट को मीट कर रही हैं। तो व्हेन 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, जब 2 लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हैं। ठीक है, तो बात समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही रैंडमली 2 इक्वेशंस लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन ली, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मुझे ये पता चला जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की, तो पहले हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे इन दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकालता हूं बेटा। तो इस इक्वेशन के पॉइंट क्या क्या आएंगे, देखो
या मैं इस इक्वेशन को देखते हैं कि किस किस पे सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं और यहाँ 2 पुट कर दूं तो 1, 2 पे, अगर मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, नहीं यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट इसके ले लिए। अब मैं इस वाली इक्वेशन पे देखते हैं 2 पॉइंट। मैं यहाँ पे 2, 1 ये हो सकता है 4 और 1, और यहाँ पे 1, 3, तो इसका अपोजिट ही बन रहे हैं। तो मैं अभी दोनों लाइनों को ड्रॉ करूंगा। तो देखो क्या होता है इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करने पर, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखो 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो देखो 1, 2, 1, 2 कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे। इसके बाद 3, 1 जाएगा यहाँ पे। तो ये लाइन तो ड्रॉ हो गई कुछ ऐसे, ये चली गई लाइन कुछ ऐसे। इसका हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरे पेन से करता हूं मैं। 2, 1, तो 2, 1 कहाँ जाएगा यहाँ पे। फिर 1, 3, 1, 3, तो 1, 3 कहाँ जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ अब, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये कुछ ऐसे जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे मिली। अब इस पॉइंट पे ही क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। मतलब कि ये पॉइंट जब जो मिला हमें, जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक ही सॉल्यूशन होगा। एक पॉइंट पे कट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा। तो मतलब ये दोनों लाइनें क्या थी, आपस में इंटरसेक्टिंग थी, तभी ये क्या हुआ, एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए। अब हम एक चीज देखते हैं, जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में इनके कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है बेटा। पहले बात ये समझ लो, ये समझ रहे हैं हम, ठीक है। आप इतना समझ लो, अभी आगे भी कोएफिशिएंट की बात छोड़ो, अभी पहले इतना समझ लो कि हमने दोनों लाइनों को ड्रॉ किया और ये एक पॉइंट पे कट किया, और अगर ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इन दोनों लाइनों के सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे रखते हैं, अभी आगे काम आएगा इसका हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन। एक इक्वेशन और बनाते हैं, जैसे कि बना लिया हमने x + 5y + 7 = 0, ठीक है। इसके बाद एक और बना लिया हमने 2x + 10y - 8 = 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये बना लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें, तो हमारे पास यहाँ पे -2 और यहाँ 1 पुट करना पड़ेगा। तो -2, 1, एक ही पॉइंट एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, -2, 1, और क्या बन सकता है, यहाँ 7 चाहिए हमें, -7, तो यहाँ पे -7 चाहिए, तो यहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया था और यहाँ +1 पुट कर दिया, तो +1 से नहीं होगा, -1 से होगा। तो -1 और -2, और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे +12 ले लें, यहाँ -12 और ये, तो हम क्या बना सकते हैं, -12 और +5 मतलब (1). तो ये दो पॉइंट इसके आगे। अगर मैं इसका भी देखूं तो इसका क्या क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हमें -8 है तो +8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगा और ये +10, तो -8 हो जाएगा, ये +8 आ जाएगा। और क्या देख सकते हैं हम, और पॉइंट क्या पुट करें, यहाँ पे डबल कर देते हैं इसको, कि ये 20 कर देते हैं इसे और इसे 12 कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे y की वैल्यू 2 और इसको 12 कर देते हैं, मतलब -6, ठीक है। तो -6 पुट करते ही क्या आ जाएगा, -6 पुट करेंगे 12 और ये 20, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट के अंदर और देखते हैं क्या होता है। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया। तो अब हमें x डैश और y डैश का ही काम है, तो थोड़ा सा इसे बड़ा बना देते हैं बेटा, x डैश और y डैश का ही काम है हमें, तो ये थोड़ा छोटा बना देते हैं। ये x है, ये y है, और ये x डैश है और ये y डैश है। तो हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास x की वैल्यू -12 तक जा रही है, तो -2
-4 -6 -8 -10 -12। इसके बाद x की वैल्यू y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमारे पास, मैक्सिमम y में -1 तक जा रही है, तो -1 हम यहाँ लिख लेते हैं और -2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 जा रहा है और 2 जा रहा है। अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो -2 पे -1, तो पहला पॉइंट तो पहली वाली इक्वेशन का -2 और -1, एक पॉइंट ये आ गया। इसका -12 और 1, तो -12 और 1, तो ये -12 ये है और 1 ये है, तो ये लाइन तो चलेगी कुछ ऐसे, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया ऐसे कुछ, ये फर्स्ट लाइन थी। इसका सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं -1 और 1, तो -1 और 1, तो -1 यहाँ पे होगा, कहीं 1 यहाँ पे होगा, तो मैं ये लगा ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर दूसरा क्या है -6 और 2, तो -6 और 2 यहाँ पे होगा समथिंग, तो ये ड्रॉ कर लिया। तो ये ड्रॉ जब होगा हमारे पास लाइन -6 और 2, तो ये कुछ लाइन जो ड्रॉ होगी ये कुछ ऐसे जाएगी बेटा, ठीक है। जब ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल, अब देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट ना करने का मतलब है कि अगर एक, हमने उस वाले क्वेश्चन में देखा कि जब लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, तो देखेंगे करेगी नहीं कभी। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक सोल्यूशन है। अगर लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती ही नहीं है तो क्या उसका सोल्यूशन कभी निकल सकता है, कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये केस कौन सा है, पैरेलल केस है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग का केस था और ये केस है पैरेलल का, और इसमें 1 सॉल्यूशन निकल रहा था और इसमें नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक केस और देखते हैं। अब हम देखते हैं एक इक्वेशन, इन इक्वेशंस का भी यूज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, एक इक्वेशन और लेते हैं कि x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। अब इस इक्वेशन के पहले हम वो कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। देखो यहाँ पे आएगा 4, 1, 4, 1 पे -5 आ रहा है और 1, 4 पे -5 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी हम क्या ले लें, 4, 1 ले लेते हैं इसके लिए भी, और 1, 4 के लिए भी ये पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें तो दोनों सेम ही बन रहे हैं, लेकिन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, हमें y एक्सिस की जरूरत नहीं है, तो हम x एक्सिस में ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा बेटा कि कैसे हम अच्छे ढंग से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो पहला क्या है 1, 4, तो 1, 4 यहाँ चला जाएगा। फिर क्या है 4, 1, 1, 4, 1 और 1, 4, तो 1, 4 जाएगा यहाँ पे और 4, 1 यहाँ जाएगा। तो एक लाइन तो ड्रॉ हो गई हमारे पास ऐसे। और दूसरी लाइन को, ये फर्स्ट लाइन है, जब हम दूसरी लाइन को भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी कहाँ जा रही है, इसके ऊपर ही जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक लाइन, समझ लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही हैं, मतलब एक ही हैं, तो हमने बात की थी, याद होगा आपको, जब हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा था, मैं बोल रहा था इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। व्हेन टू लाइंस, मतलब जो दो लाइंस, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही है, मतलब सेम ही है, तो उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इसके निकलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इस केस को कहते हैं हम कोइंसिडेंट, ठीक है, इस केस को कहते हैं हम कोइंसिडेंट। तो हमने क्या देखा, ग्राफिकली हमने इन चीजों को देखा। अब थोड़ा फॉर्मुलेटिव देखते हैं। अब हमारे पास कुछ केसेस होते हैं बेटा, अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट से। यहां पे अगर मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे x + 2y - 5 = 0 और 2x + y - 5 = 0, ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं a1, b1, c1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे कि कंपेयर करो, a1 x के सामने यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, a1 b1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और c1 की वैल्यू क्या होगी -5। आपको
कोफिशिएंट निकालना मैं पहले पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो आपको बस करना क्या है, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको ही कोफिशिएंट कहते हैं, y के साथ जो मल्टीप्लाई है वही कोफिशिएंट है। और जो कांस्टेंट बच गया, चाहे प्लस का बचा तो प्लस लिख दो, माइनस का बचा तो माइनस। अब यहाँ से देखो a2 की वैल्यू निकालते हैं। a2 की वैल्यू क्या होगी 2, b2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 और c2 की वैल्यू क्या होगी -1। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इनके रेशियोज का रिलेशन देखते हैं बेटा। अगर मैं a1 b1 को डिवाइड करूं तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a1 b1 का डिवीजन निकालता हूँ, क्या आएगा 1/2। a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू क्या है 2 है। नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a1 और a2 को डिवाइड करता हूँ, a1 डिवाइड बाय a2, तो क्या आ रहा है बेटा 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, b1 b2 को डिवाइड करता हूँ, b1 और b2 को डिवाइड करा तो ये आ गया 2/1, और c1 c2 को डिवाइड किया तो -5/-5 ये आ गया 1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इन तीनों का रेशियो एक जैसा नहीं आ रहा। और ये केस कौन सा था, इंटरसेक्टिंग का केस था। तो इंटरसेक्टिंग के केस के लिए, इंटरसेक्टिंग केस के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको कोफिशिएंट का रेशियो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये किस केस के लिए है, ये क्या याद रखना है आपको, रेशियो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कौन सा केस के लिए है बेटा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, दूसरा केस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, ये दोनों केस के लिए हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो वन सॉल्यूशन। और इसको एक चीज और कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आप जस्ट एक वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक वैल्यू तो मिली हमें, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट। तो तीनों में से कुछ भी चीज पूछ सकता है आपसे, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। तो इन तीनों केसेस के लिए आप क्या चेक करोगे, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, इसके बाद हम अब दूसरी इक्वेशन का देखते हैं। अब दूसरी इक्वेशन में देखते हैं बेटा, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से, अब तो फटाफट निकाल सकते हो a1 b1 और c1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू 7 है, और a2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 है, b2 की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और c2 की वैल्यू -8 है। यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकाल के देखूं बेटा, तो हम a1 a2 का रेशियो निकालेंगे तो ये आ रहा है 1/2। ठीक है, b1 b2 का रेशियो निकाल के देखा तो 5/10 कैंसिल आउट करोगे तो ये भी 1/2 आ गया। लेकिन जैसे ही c1 c2 का निकाला ये आ गया 7/-8। तो इसका मतलब यहाँ पे एक रिलेशन बना रेशियो का, और वो रिलेशन क्या बना कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कौन सा केस था बेटा, पैरेलल और नो सॉल्यूशन का केस। तो यहाँ पे हमें क्या क्या सीखने को मिला इसमें, ये कंडीशन कब चेक करनी है आपको, जब आपको प्रूव करना हो क्या चीज, पैरेलल, या आपको गिवन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन या एम्प्टी सॉल्यूशन, लेकिन अभी आप नो सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं बोलेंगे। तीसरा केस इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्योंकि एक भी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो पैरेलल, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट का केस कौन सा है बेटा, ये वाला। अब हम देखते हैं लास्ट केस, इसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पे आप रिवाइज करेंगे बेटा, और आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो करनी है 3.2 एक्सरसाइज, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये करने हैं क्वेश्चन आपको, नहीं फोर्थ तक, फिफ्थ तक करना है आपको। ठीक है, तो ये मैं रफ कर रहा हूं, अभी आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा, लेकिन आगे के टॉपिक पढ़ाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि समझ नहीं आएगा असाइनमेंट, अभी आपको जो पहला वाला फर्स्ट पार्ट भी समझ नहीं आएगा अभी आपको, क्योंकि बेसिक ही है ये, और आपको सिर्फ 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आप।
अब मैं लास्ट केस देखता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं हम केस, यहाँ पे a1 b1 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो आसानी से, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5 और यहाँ से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -10। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन a1 अपॉन में a2 की वैल्यू 1/1, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू -5/10। तो ये आ गया 1/2। तो इस बार हमारे पास क्या रिलेशन बना कोएफिशिएंट के रेशियो का, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, इक्वल। ये तीनों आपस में इक्वल है और जब तीनों आपस में इक्वल हो तो केस क्या क्या बन सकता है। पहला केस बनेगा कोइंसिडेंट का, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, ठीक है। सेकंड केस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, कई बार इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा होता है, मैनी सॉल्यूशन लिखा होता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। और तीसरा केस जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट का। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आप लर्न करोगे और आपको 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, शायद 5th भी है, तो आप उसे देखना और ट्राई करना, जो भी डाउट होगा मुझसे पूछना।